Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Abhidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. तो हमने कहा कि हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना है। वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब उसे एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो अभी हम केवल 2D वेक्टर लेंगे। 2D वेक्टर का मतलब उसमें या तो उसमें एक्स पार्ट होगा और वाई पार्ट होगा, उसमें जेड पार्ट नहीं होगा। ठीक है। रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में जैसे फिजिकल क्वांटिटी जो है जो वेक्टर फॉर्म में है, हो सकता है वो ना आपके एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है ना वो आपके वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है ना वो आपके जेड एक्सिस के अलोंग हो, बल्कि या तो एक्स वाई एक्सिस दोनों के अलोंग होंगी या तीनों के अलोंग होंगी। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? इस सिचुएशन में हमें उस क्वांटिटी को या उस फिजिकल क्वांटिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग अलग और वाई एक्सिस के अलोंग अलग। ठीक है। और जब आप उसे रिजॉल्व कर लोगे तभी आप उसे एक तरह से हम कहेंगे कि उसकी एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है। तो रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ठीक। जैसे आपने कहा एक पार्टिकल है जिसपे दो तीन मतलब एक फोर्स लग रहा है जो ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा? वहां आपको उस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग, उसके बाद ही आप उसकी एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है। किस तरह से रिजॉल्व करेंगे? ठीक। तो जैसे हमने कहा पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि रिजोल्यूशन की जरूरत क्यों होती है, क्यों हमें रिजॉल्व करना पड़ रहा है। रिजॉल्व हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब आप वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेंगे तो वो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तब फिर आपको मोशन की एनालिसिस करने में आसानी होगी, क्योंकि कहीं बीच में अगर है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है। कॉम्पोनेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इसको हम कंपोनेंट भी कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट का मतलब उसका एक्स कंपोनेंट या उसका एक्स पार्ट क्या है, उसका वाई पार्ट क्या है। ठीक है। रिजॉल्व करना भी कहते हैं कि उसका एक्स रिजोल्यूशन क्या आ रहा है, वाई रिजोल्यूशन क्या आ रहा है। ठीक। किस तरह से रिजॉल्व करेंगे? तो आप जरा डायग्राम देखें तो आपको दिखा हुआ है कि एक वेक्टर दिया हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब एक मैग्नीट्यूड या लेंथ दी हुई वेक्टर की, और आपको दिया हुआ एंगल। कितना एंगल है उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ? फाइव एंगल दिख रहा है? एंगल है फाई। फाइव फाई एंगल है ना? यस सर। ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसका एंगल दिया हुआ है। कितना मैग्नीट्यूड दिया है? मॉड है, और एंगल दिया है फाई। ठीक है। हमें इसे ब्रेक करना है इसके एक्स कंपोनेंट में, उसके वाई कंपोनेंट में। ठीक है। एक्स कंपोनेंट से मतलब उसको आप प्रोजेक्ट करोगे किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है? तो जब आप उसके टिप से मॉड ऑफ वेक्टर ए के टिप से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो जिस पॉइंट पे जाके वो कट करेगी उसे ही हम कहेंगे हमारा ए एक्स, मतलब वो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। और उसके बाद जब उसका परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस पे ड्रॉप करोगे तो जिस पॉइंट पे जाके वो कट करेगा उसको हम कहेंगे उसका वाई कंपोनेंट। तो हमने एरो बना दिए, एक्स वाले में का भी बना दिया, वाई वाले का भी बना दिया है। दिख रहा है ना सबको? ठीक है। अब हम किस तरह से निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि एक ट्रायंगल आपका बन गया। ठीक। ट्रायंगल का नाम क्या है? ओ ए बी। ठीक है। ओ ए बी ट्रायंगल ले लिया। ओ ए बी ट्रायंगल में हम कहेंगे कि हमें ओ ए पहले से दिया हुआ था। ओ ए मतलब हाइपोटेनस। कितनी दी हुई थी ओ ए की लेंथ? मॉड ए। मॉड ए। और हमें एंगल दिया हुआ है कितना ओ ए का एक्स एक्सिस के साथ? थीटा पाई। पाई थीटा टू बी। पाई पाई। दिया हुआ है तो यहाँ पाई लिख लेंगे। ठीक है। ट्रायंगल में हम कहेंगे बेस। बेस क्या है? ओ बी है बेस, हमारा है ओ बी। और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आप लिख सकते हैं बी ए। ठीक। क्योंकि चाहे आप उसे वाई एक्सिस के अलोंग लो चाहे उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के अलोंग लो, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने बताया था कि वेक्टर्स का ट्रांसलेशन वेक्टर को चेंज नहीं करता। ठीक है। तो हमने कहा हमारा एक्स कंपोनेंट जो था ओ बी, जिसकी लेंथ क्या है? वो है ए एक्स। और हमारा वाई कंपोनेंट यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? बी ए है। समझ में आ रहा है इतना? हमें दिया क्या था? हमें एंगल दिया हुआ था फाई, और हमें ओ ए दिया हुआ था मॉड ए। अब हमें निकालना ए एक्स निकालना है, यानी कि हमें बेस निकालना है। और हमें दिया क्या है? हमें परपेंडिकुलर दिया, हमें हाइपोटेनस दिया और हमें एंगल दिया है। तो क्या फॉर्मूला लगाएं? हमें हाइपोटेनस दिया, हमें एंगल दिया, हमें निकालना है बेस।
क्या फॉर्मूला लगेगा? बेस निकालना है। पहले ट्रिग्नोमेट्री हाँ तो कॉस कौन सा लगाएं? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे? कॉस। कॉस क्या हो जाएगा? कॉस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। कितना है बेस? एक्स ax। हाइपोटेनस क्या है? मॉड ए। तो कॉस फाई क्या लिखेंगे हम? ax अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो आपका ax क्या आ जाएगा? ax आ जाएगा मॉड ए कॉस फाई, नीचे लिखा हुआ है दिख रहा है। ए बाई क्या आ जाएगा? मॉड ए साइन फाई आ जाएगा। यस सर। अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, ax इज इक्वल टू मॉड ए कॉस फाई, ए बाई इज इक्वल टू मॉड ए साइन फाई। ठीक सर कैसे? भाई, अरे ax अपॉन मॉड ए है ना, तो ax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सर एक्स अपॉन मॉड इक्वल 5 है। कॉस फाई। हाँ सॉरी कॉस 5। हाँ तो ax बराबर क्या आ जाएगा? मॉड कॉस 5 इंटू मॉड ए। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं, और हम बोल क्या रहे हैं? ए बाई क्या आएगा? मॉड ए साइन फाई। मॉड ए साइन फाई। तो आपका एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो गया? मॉड ए का मॉड ए कॉस फाई। वाई कॉम्पोनेंट मॉड मॉड ए साइन फाई। तो आप याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे? शुरुआत में, बाद में ये सब रट जाएगा, बहुत आसान है, इतनी बार यूज होगा कि अपने आप सब याद हो जाएगा। याद रखने के लिए आप क्या रखेंगे? याद, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ठीक है, एंगल के सामने वाला होगा साइन। ठीक, यानी कि जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो साइन होगा, तो आप सामने का साइन होगा, तो सा सा करके याद रखें, सामने वाला कंपोनेंट साइन होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस। दो ही कंपोनेंट होने हैं, एक कॉस होगा एक साइन होगा। तो सामने वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन साइन वाला। दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा कॉस। ठीक, कॉस। तो आपको ये ध्यान रखना है, मॉड ए कॉस फाई उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, मॉड ए साइन फाई उसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। इसको हम आगे यूज करेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब हमें रिजॉल्व करना होगा फोर्स को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, तब हम इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ ए एक्स इक्वल टू मॉड ए कॉस फाई, ए वाई इज इक्वल टू मॉड ए साइन फाई। ठीक है, और हमने उसके जो वेक्टर जो टिप आ रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो भी हमने लिख दिए हैं। ठीक है, जो वेक्टर है उसके टिप क्या होंगे या उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो भी हमने लिख दिए हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए एक्स कॉमा ए वाई होगा, और ए एक्स आपका क्या आया है? ए एक्स आया है मॉड ए कॉस फाई, और ए वाई क्या है? मॉड ए साइन फाई। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे उसके? ए कॉस फाई कॉमा ए साइन फाई। आपका कौन सा फॉर्म हमने दे रखा था? हमने आपको दे रखा था स्फेरिकल फॉर्म। हमने क्या क्या दे रखा था? हमने मैग्नीट्यूड दे रखा था, हमने एंगल दे रखा था। चलो ठीक है, तो अब हम इसको अगर हम लिख दें, ऊपर लिखे दे रहे हैं हम कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म दिया है हमें? कार्टेशियन, सॉरी स्फेरिकल फॉर्म। क्या है स्फेरिकल फॉर्म? कितना था स्फेरिकल फॉर्म? मॉड ऑफ वेक्टर ए और एंगल दिया हुआ था फाई। ठीक है, और एंगल फाई। तो स्फेरिकल फॉर्म दिया हुआ था, उसे मैं कन्वर्ट कर दिया हमने कार्टेशियन फॉर्म में। क्या है कार्टेशियन फॉर्म उसका? कार्टेशियन फॉर्म का मतलब आपको किस फॉर्म में चाहिए? ए एक्स कॉमा ए वाई में चाहिए, और वो हमने लिख ही दिया अभी। क्या लिखा कार्टेशियन फॉर्म में उसको? और पहले तो हम कहेंगे ए एक्स हो गया, ए एक्स कॉमा ए वाई आपका कार्टेशियन फॉर्म होगा। ठीक है, और तो कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या कहेंगे? ये आ जाएगा ए साइन फाई कॉमा ए कॉस फाई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस तरह से हम स्फेरिकल को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी हम वो आपको बता देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में इतना याद रखो। अब आते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे किसी वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड अभी हमने बता ही दिया था,
इसका आपको मॉड निकालना है, तो मॉड निकालने के लिए आप क्या कहोगे? ये इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओईबी में क्या आ रहा है? ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे आप? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? मॉड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड ए क्या आ गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि जो हम ले रहे हैं ना उसमें आई जे नहीं यूज करेंगे। अब ऊपर चाहो तो हम लिखे दे रहे हैं उसको, क्या लिखेंगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। आई कैप जे सही कैप है। मॉड। अब हम कहेंगे जब हम मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो आप क्या लिखोगे? अच्छा, नीचे यहाँ पर हम वेक्टर ए कर दे। तो मॉड ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है, केवल और केवल आप उसका एक्स वाला पार्ट और का स्क्वायर करेंगे और वाई वाले पार्ट का स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। नीचे हमने लिखा हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई का प्लस ए वाई जे का। ये ध्यान रहे, आई नहीं आएगा उसमें, उसका कोफिशिएंट आएगा केवल, ठीक है। एक्स हो जाएगा मॉड ए कॉस फाई, ए वाई हो जाएगा मॉड ए साइन फाई। अब जरा हम एक्स और ए वाई की वैल्यू पुट करें। एक्स आपका क्या आया था? एक्स आया था आपका मॉड ए कॉस फाई और ए वाई क्या आया था? मॉड ए साइन फाई। तो हमने पुट कर दिया एक्स की जगह मॉड ए कॉस फाई और ए वाई की जगह मॉड ए साइन फाई। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से? तो हम क्या कहेंगे? अब यहाँ से आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा? कॉस फाई आई कैप प्लस साइन वाई जे कैप। मॉड ए क्या है? मॉड ए क्या है? मॉड ए है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ये जो पार्ट है ना, ये आपका किसके लिए यूज होगा? ये यूज होगा आपकी डायरेक्शन के लिए, ठीक। अगर हम कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालें, मतलब मॉड ऑफ कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप करें, तो कोई हमें बताएगा कितनी वैल्यू आएगी? तो सर cos फाई और sin फाई ले लिया है, तो राइट में करते हैं। कितना आएगा हमें ये बताओ। कैसे निकालते मॉड? अभी हमने बताया था, किसी भी वेक्टर का आपको मॉड निकालना है तो अंडर रूट में क्या करेंगे आप? उसके एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का y स्क्वायर। component का square। अंडर रूट में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। कितना होगा? 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है उसे क्या कहते हैं हम? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। और हमने कहा था यूनिट वेक्टर को किसके लिए यूज किया जाता है? डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कॉस पाई आई कैप प्लस साइन पाई जे कैप आपकी किसको डिनोट कर रहा है? आपको डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और मॉड ए किसको डिनोट कर रहा है? मॉड ए डिनोट कर रहा है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर आपको किसी यूनिट वेक्टर निकालना है किसी भी वेक्टर का, तो आप क्या करेंगे? उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ये क्या हो जाएगा ए कैप, ठीक। तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसे ड्रॉ करना है 2D प्लेन में, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। करो। 2D में ड्रॉ करना है और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। क्या है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? अंडर रूट, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हो जाएगा वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो वेक्टर कितना था? 3i cap। वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, है।
और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, उसके मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड से कैसे डिवाइड करेंगे, उसको कन्वर्ट करना यूनिट वेक्टर में। तो वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके हम मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कितना आया था, 5। 5 ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आया था 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कितना था, 3 प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप 3i कैप प्लस 4j कैप। किससे डिवाइड कर देंगे उसको, 5 मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से। कितना मैग्नीट्यूड था, 5। तो क्या जाएगा आपका 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर हमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो 3/4 5 कितना एंगल होता है कॉस में, सर 53। तो जाएगा कॉस 53 आई कैप और प्लस 4/5 क्या होता है, 37 cos 37। 37 कॉस में नहीं लिया जाता भैया, दूसरा वाला साइन में लिया जाता है। सब दोनों कॉस थोड़ी ले लेंगे, साइन में कितना होता है, 53 साइन 53। तो कॉस 53 आई कैप प्लस साइन 53 जे कैप। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो गया किसके डायरेक्शन में, 3i कैप प्लस 4j कैप की डायरेक्शन में। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, नीचे हमने लिख भी दिया है मॉड ए इक्वल टू कॉस 53 डिग्री आई कैप प्लस साइन 53 डिग्री जे कैप। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है साइन के फॉर्म में बदलना ही पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं क्योंकि कर सकते आई कैप। आपने ऊपर देखो ना, यूनिट वेक्टर क्या लिखा था हमने, cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, तभी तो उसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आएगा। अब दोनों कॉस ले लोगे तो स्क्वायर करके 1 कैसे आएगा फिर। नहीं सर, हम ये पूछ रहे कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना जरूरी है, 3/5 आई कैप नहीं, और लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि आप उसको मतलब एंगल के टर्म्स में लिखिए तब। ठीक है, वो तो मतलब हमने क्या कहा, इस न्यूमेरिकल आपका इसमें नहीं आएगा, क्या कहते हैं वेक्टर में, आपका न्यूमेरिकल जो है वो यूज होगा क्वेश्चन में। चलो एक क्वेश्चन ऊपर और दिया हुआ है वो और करो। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे आप क्या लिख देंगे, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा 10 cos 37 10 sin 37। ठीक है, अभी लिखा था ना a cos फाई a sin फाई, तो 10 cos 37 क्या होता है, ये कितना आएगा, cos 37 4/5 हो जाएगा। तो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म आएगा वो कितना आएगा, 8,6। सबका यही आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हो वेक्टर में ही, तो वेक्टर में आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए इक्वल टू इस तरह से लिखोगे 8i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, और आप यूनिट वेक्टर में किस तरह से लिखोगे, एंगल के टर्म्स में कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, अब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 8/10 वो बन जाएगा 4/5 4/5 और 6/10 हो जाएगा 3/5। 4/5 कितना एंगल होता है कॉस में, 37 और साइन सर हमने साइन में ले लिया सर। क्या सर हम पहला वाला सर हमने साइन में ले नहीं, लिया पहला कॉस वाला cos। या एक्स कॉम्पोनेंट कॉस ही लिखा जाता है। हमने क्या कहा था, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो सामने वाला यानी कि साइन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहला वाला साइन में लिख दोगे ना, साइन 37 साइन 53, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो एंगल में दिक्कत होगी। क्या लोगे आप एंगल, cos 37 में तो हमें पता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल उसका 37 डिग्री हो जाएगा।